नमस्कार दोस्तों। बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का लग्जूरियस और सबसे बड़ा जहाज अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पर निकलने को तैयार है। ये साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इस जहाज के अंदर दुनिया के बड़े से बड़े लोग बैठे हैं, कई बड़े बिजनेसमैन से लेकर इमिग्रेंट्स तक जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए। इस जहाज के कैप्टन हैं एडवर्ड जॉन स्मिथ, जिनकी उम्र है 62 साल। पब्लिक में, पैसेंजर्स में और मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस आरएमएस टाइटैनिक को लेकर। आखिरकार ये अपने ज़माने का सबसे बड़ा जहाज़ है। इसकी लंबाई है 269 मीटर और इसकी ऊंचाई है 50 मीटर से भी ज़्यादा। उस ज़माने में जो लग्जरी फैसिलिटीज़ इस जहाज़ में दी गई वो हैरान करने वाली थी। उस ज़माने में इस आरएमएस टाइटैनिक को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी लगभग $7.5 मिलियन। अगर हम आज के ज़माने से कंपेयर करें तो कॉस्ट होती है $400 मिलियन। टाइटैनिक के अंदर की फैसिलिटीज़ ऐसी थी कि किसी भी 5 स्टार होटल को पीछे छोड़ दे। ऑर्नेट वुड पैनलिंग, स्टेन्ड ग्लास की विंडो, टर्किश बाथ, 2 बड़े स्टेयर्स, हीटेड स्विमिंग पूल, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वाश कोर्ट, 2 बार्बर की दुकान, 4 रेस्टोरेंट्स और एक लाइब्रेरी भी थी। और इस टाइटैनिक शिप में सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी कमाल के थे जो इसे अनसिंकेबल बनाते थे। ये ऐसा जहाज़ था जो कभी डूब ही नहीं सकता था। जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था उस कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप एस फ्रैंकलिन ने पब्लिक में ओपनली कहा था कि ये शिप कभी नहीं डूब सकता। वो इतने कॉन्फिडेंट थे। बट टाइटैनिक को अपने सफ़र पर निकले हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, उसे अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लगी। इसका मतलब है कि जिस अटलांटिक ओशन से होकर ये टाइटैनिक जहाज़ अमेरिका जा रहा है उस ओशन में बड़े बड़े आइस के पहाड़ यानी आइसबर्ग मौजूद है, जिससे इस शिप को खतरा है। ये वार्निंग सिग्नल इन शिप के लिए काफ़ी नॉर्मल होते हैं। समुद्र में गुजरने वाले जहाज़ एक दूसरे को वार्निंग भेजते हैं और बताते हैं कि इस एरिया में बर्फ़ थोड़ी ज़्यादा है या आगे खतरा है, आप अपनी स्पीड कम कर लीजिए और आप आगे इस एरिया में ध्यान से बढ़ें। ये वार्निंग सिग्नल मिलने के बाद टाइटैनिक अपनी डायरेक्शन को 2 बार बदलता है, पर वो डेंजर को अवॉइड करने के लिए था। बट वो अपनी स्पीड कम नहीं करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते रहते हैं। और 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 7 और आइस वार्निंग्स मिलती हैं, लेकिन कैप्टन और उनका क्रू टीम इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देती हैं और आगे बढ़ते रहते हैं अपनी उसी रफ्तार से। रात हो चुकी है, तापमान नीचे गिर चुका है और 14 अप्रैल की रात चांद बाहर नहीं आया था, तो विजिबिलिटी काफ़ी कम थी क्योंकि मूनलाइट नहीं थी। हर जहाज के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है जिसमें किसी को बैठाकर रखा जाता है हमेशा, ताकि पता चलता रहे कि जहाज के सामने क्या आ रहा है। उस 14 अप्रैल की रात जो बंदा भी वहां बैठा था उसे बड़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी। इन ठंडी हवाओं के कारण आंखों से आंसू भी आ रहे थे, जिसकी वजह से विजिबिलिटी और कम हो गई थी। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का बंदा अपने सामने देखता है कि एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ है, यानी एक आइसबर्ग है। वो जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है ताकि नीचे बैठे क्रू मेंबर्स सुन सकें और फ़ोन करके कहता है कि सामने एक आइसबर्ग है, जल्द से जल्द जहाज़ को दूसरी डायरेक्शन में लो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को कहते हैं कि जहाज़ को लेफ्ट डायरेक्शन में लो। लेकिन जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकेंड्स बाद यानी 11:40 पर ये टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकरा जाता है। जिस आइसबर्ग से ये टाइटैनिक टकराया था वो साइज में काफ़ी बड़ा था। लेंथ में ये 200 बाय 400 फीट था और इसकी हाइट क्रोज नेस्ट तक आ रही थी। साइंटिस्ट का ये मानना है कि इस आइसबर्ग का वजन तकरीबन 1.5 मिलियन टन रहा होगा। जब टाइटैनिक इस आइसबर्ग से टकराया था तो इसका इफेक्ट जहाज के फ्रंट साइड पर हुआ था, पर स्पेशली मैं कहूँ तो बो के पास हुआ था। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि फ्रंट वाला हिस्सा होता है बो। करीबन 10 सेकंड तक ये टाइटैनिक जहाज उस आइसबर्ग से घिसता हुआ चला गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेंट आ गया, जिस कारण छोटे छोटे होल्स हो गए शिप की बॉडी में। टकराव के कुछ ही सेकंड्स बाद कैप्टन स्मिथ और जहाज के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज तुरंत ये देखने पहुंचे कि कितना नुकसान हुआ है शिप को इस कोलिजन की वजह से। जब उन्होंने देखा तो बोले कि ये जहाज तो डूब जाएगा। वो एकदम से हैरान हो गए ये देखकर। इन्हें लगता था कि ये टाइटैनिक तो अनसिंकेबल है, ये कभी डूब ही नहीं। टाइटैनिक को अनसिंकेबल बेसिकली 2 रीजंस की वजह से माना जाता है। पहला तो
टाइटैनिक में डबल लेयर हल था। इसका मतलब 2 लेयर्स लगी हुई थी यहाँ पर। अगर एक लेयर को कुछ हो भी गया तो दूसरी लेयर संभाल लेगी। दूसरा, जो शिप की पूरी बॉडी थी उसे 16 अलग अलग वाटर टैंक में डिवाइड किया गया था। अगर 16 में से 4 पानी से भर भी गए तो भी ये जहाज नहीं डूबेगा। लेकिन ये जो टाइटैनिक का कॉलिजन हुआ था आइसबर्ग के साथ, ये साइड पर हुआ था, तो हल का कुछ काम ही नहीं था, क्योंकि साइड में तो सिर्फ सिंगल लेयर ही लगी हुई थी। और ये जो शिप को इफेक्ट हुआ था, इससे 6 टैंक पानी से भर गए थे, बल्कि कैपेसिटी तो सिर्फ 4 की ही थी। अब इसका सीधा सीधा मतलब था कि अब इस जहाज को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। जिस टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा गया था, अब वो भी डूब जाएगा। इस कोलिजन के तकरीबन 20 मिनट बाद, यानी 12 बजे, एडवर्ड स्मिथ, जो कैप्टन थे टाइटैनिक के, वो ऑर्डर देते हैं अपनी क्रू टीम को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर। इससे क्या होगा, जो हमारे पास कोई भी जहाज होगा वो हमारा ये सिग्नल कैच करेगा और शायद हमें बचा लिया जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स थे, जो हमारी टाइटैनिक की कहानी के हीरो साबित हुए थे। वो एक के बाद एक सिग्नल भेजे जा रहे थे, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। वो फिर भी लगे रहते हैं। फिर 20 मिनट बाद, यानी 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया, जो टाइटैनिक के पास ही मौजूद था, वो ये सिग्नल कैच करते हैं और रेडियो ऑपरेटर से बात करने के बाद वो कहते हैं कि चलो जहाज को उस दिशा में लो जिस दिशा में टाइटैनिक है, हम उन्हें बचाने जाएंगे। दिक्कत इतनी सी थी कि ये जहाज पास तो था, लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड से भी जाएंगे, फिर भी इन्हें टाइटैनिक तक पहुंचने में तकरीबन 3.5 घंटे लग जाएंगे। फिर पैसेंजर्स ट्राई करते हैं, वो फ्लेयर जलाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई हमारे इन फ्लेयर्स को देखेगा और शायद हमारी हेल्प के लिए आ जाए, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए लाइफ बोट्स का यूज करके। इनके प्रोटोकॉल के अनुसार पहली प्रायोरिटी जिन्हें मिलेगी वो होंगे औरतें और बच्चे। ज्यादातर पैसेंजर्स ये मानते थे कि ये टाइटैनिक जहाज कभी नहीं डूब सकता। भाई, कंपनी ने इतने ऐड किए हैं, शायद हम टकरा गए होंगे किसी छोटे मोटे आइसबर्ग से, पर ये जहाज नहीं डूबे। जब पहली लाइफ बोट नीचे गई तो उसमें सिर्फ 28 लोग ही बैठे थे, बल्कि कैपेसिटी 65 लोगों को बैठाने की, जिसकी वजह से आधी बोट खाली ही नीचे उतार दी गई पानी में। लेकिन एक के बाद एक कंपार्टमेंट्स पानी से भरते जा रहे थे, जिसकी वजह से ये जहाज अब टिल्ट होना शुरू हो गया। फिर पैसेंजर्स ने रियलाइज किया कि ये जहाज भी डूब सकता है। जब पैसेंजर्स को ये रियलाइज हो गया, तब जबरदस्त भगदड़ मच गई। लोग पैनिक होने लगे। रात के करीबन 1 बजे तक पानी इस हद तक भर चुका था जहाज के आगे वाले हिस्से में कि आगे का हिस्सा जो बो था वो पानी में डूब गया था, जिसकी वजह से पीछे वाला हिस्सा पानी के बाहर आ गया था। जब ये जहाज का टिल्ट इस हद तक बढ़ गया कि प्रोपेलर्स पानी के बाहर आ गए, तब पैसेंजर्स में हड़बड़ी मच गई। लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया लाइफ बोट्स में बैठने के लिए। लेकिन लाइफ बोट की सख्त कमी थी उस दिन टाइटैनिक पर। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी, जिन पर अप्रोक्स 1200 लोग ही बैठ सकते थे। लेकिन जहाज पर 2200 लोग मौजूद थे। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज पर अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। इस भगदड़ के बीच कुछ लोगों ने तो कोशिश की थी अपने बोट में जगह बनाने की, और कुछ लोगों ने इसी को अपना आखिरी समय मान लिया था और जहाज पर ही रुके रहे। जो भी आई विटनेस थे, उनके अनुसार करीबन 2:20 पर जहाज 2 हिस्सों में टूट गया था और फिर धीरे धीरे पानी में समा गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस अनसिंकेबल जहाज को डूबने में। जो 1500 लोग जहाज पर मौजूद थे, वो या तो जहाज के साथ ही डूब गए, या फिर जिन्होंने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। और जो पानी का टेम्परेचर था वो -2 डिग्री था। टाइटैनिक के जो कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ, कहा जाता है कि वो अंत तक अपने स्टीयरिंग व्हील पर ही बने हुए थे और वो भी जहाज के साथ डूब गए। कुछ लोगों ने गोली चलाकर सुसाइड भी कर लिया था। आरएमएस कारपेथिया, जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए आ रहा था, जब वो इस लोकेशन पर पहुंचे करीबन 3:30 से 4 बजे के बीच, 1 घंटा लेट, जो 705 लोग लाइफ बोट से निकल गए थे, उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया आरएमएस कारपेथिया के द्वारा। अगर मैं आपसे कहूं कि टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर पर एक और जहाज मौजूद था जो टाइटैनिक पर फंसे लोगों को समय रहते बचा सकता था, उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के 1 घंटे पहले आखिरी सिग्नल आइसबर्ग की वार्निंग का SS कैलिफोर्नियन की तरफ से ही आया था। उन्होंने कहा था कि सावधान रहना, इस समुद्र में बहुत आइसबर्ग हैं। उसके बाद करीबन रात के 11:15 पर
कैलिफोर्नियन जहाज के जो रेडियो ऑपरेटर थे उन्होंने अपना रेडियो ऑफ कर दिया क्योंकि वो रात के लिए रुक गए थे खतरे को देखते और समझते हुए। रेडियो ऑफ होने की वजह से उन्हें कोई भी सिग्नल नहीं मिला टाइटैनिक का। जब सुबह ये अपना रेडियो ऑन करते हैं और इन्हें टाइटैनिक की एसओएस कॉल मिली और जब ये लोकेशन पर पहुंचते हैं पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज पानी पर फ्लोट करती हुई मिलती हैं। अब कुछ गलतियां थी जो टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी की तरफ से की गई पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को देखते हुए। पहली गलती जो टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी ने की थी वो थी कम अमाउंट में लाइफ बोट मौजूद होना जहाज पर। और दूसरी गलती ये थी टाइटैनिक के कैप्टन ने सेफ्टी ड्रिल्स तक कंडक्ट नहीं करवाई थी क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, तो सेफ्टी ड्रिल्स कराने का कोई फायदा नहीं। अगली बड़ी गलती थी स्टीयरिंग पर मौजूद रॉबर्ट हाइकन्स की। उस रात जब ऊपर से मैसेज आया था कि आगे आइसबर्ग है, जो मेंबर्स डेक पर मौजूद थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि जहाज को लेफ्ट की डायरेक्शन में मोड़ो, लेकिन पैनिक में आकर रॉबर्ट ने जहाज को लेफ्ट न लेकर राइट में मोड़ दिया, जिस कारण ये और पास पहुंच गए आइसबर्ग में। इस एक डिजास्टर ने दुनिया भर में इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कई नई रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स सेट किए गए। 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को बनाया गया जिससे आने वाली शिप को वार्न किया जा सके जो आइसबर्ग उनके रास्ते में आ रहे हैं। इस जहाज को पानी के अंदर ढूंढने में 70 साल लग गए। सितंबर 1985 में एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलार्ड और एक फ्रेंच ओशनोग्राफर इन्होंने जाकर टाइटैनिक को समुद्र के नीचे ढूंढा। समुद्र के करीबन 3800 मीटर यानी 3.8 किलोमीटर नीचे इसकी रैकेज पाई गई जो दो अलग अलग हिस्सों में टूटी हुई थी। दोनों हिस्से एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे। आज के दिन जो पानी के नीचे है उसे नेचर ने इरोड कर दिया है। 1912 की टाइटैनिक ऐसी थी और जो पानी के नीचे टाइटैनिक है वो ऐसी है। ऐसा माना जा रहा है कि बैक्टीरिया और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इसके मेटल फ्रेमवर्क को खाए जा रहे हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये टाइटैनिक जहाज पानी से और इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाए। तो ये थी आज टाइटैनिक की पूरी कहानी। मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। धन्यवाद।